टीएसए बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रविन शर्मा की बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी अपने सपनों को पूरा करने और भाग्य का निर्माण करने की कहानी। अदालत के खचाखच भरे एक कमरे के बीचों बीच वह अचानक गिर पड़ा। वह इस देश के सुप्रसिद्ध अभियोजन वकीलों में से एक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सुगठित शरीर की शोभा बढ़ाने वाले 3-3 हज़ार डॉलर के कीमती सूटों के लिए भी उतना ही विख्यात था जितना कि कानूनी की जीतों की उल्लेखनीय श्रृंखला के लिए। मैंने जो कुछ भी अभी देखा था उसके आकस्मिक आघात से सन्न खड़ा रह गया। प्रतिष्ठित जूलियन मेंटली बीमारी का शिकार हो गया था और अब वह असहाय अबोध शिशु की तरह जमीन पर परा तरफ रहा था और पागल की तरह कांप रहा था तथा साथ ही पसीने से तरबतर था। उस क्षण ऐसा अनुभव हुआ मानो समय की गति धीमी हो गई है। हे भगवान, जूलियन संकट में है। उनकी सहायक वकील भावुकता से चीखी। हम सब की दृष्टि उस ओर गई। न्यायाधीश महिला भी दुखी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी निजी फ़ोन पर, जो उन्होंने आकस्मिक स्थिति में उपयोग के लिए लगवाया था, धीरे से कुछ कहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हक्का बक्का स्तब्ध खड़ा रह गया। अरे अनुभवी मूर्ख, अभी मत मरो। अभी तुम्हारा मरना बहुत जल्दबाजी होगी। तुम्हें इस तरह मरना शोभा नहीं देता। न्यायालय का मुहरीर, जो अब तक यंत्रवत खड़ा था, एकदम गति में आ गया और भूमि पर पड़े हुए विधि नायक की सीपीआर बनानी शुरू कर दी। सहायक वकील, उनकी आंख पास ही खड़ी थी। उसके लंबे सुनहरे घुंघराले बाल जूलियन के लाल चेहरे पर पड़ रहे थे। वह उसे कोमल शब्दों में सांत्वना दे रही थी जो निश्चय ही उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। मैं पिछले 17 वर्षों से जूलियन से परिचित था। हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं कानून का युवा विद्यार्थी था और मुझे उसके किसी पार्टनर ने समर रिसर्च इंटर्न के रूप में रखा था। उस समय भी उसके पास सब कुछ था। वह प्रतिभावान, सुंदर और निरल जिरह करने वाला वकील था। वह प्रसिद्धि के स्वप्न देखता था, भविष्य में जिसे बहुत ही सफल वकील बनना था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब एक बार मैं देर रात काम करके उसके भव्य ऑफिस के पास से गुजर रहा था तो मैंने चुपके से उसकी लकड़ी की विशाल डेस्क की तरफ नज़र डाली। मैंने देखा कि उस पर चौखटे में एक उद्धरण जड़ा हुआ था। यह उद्धरण विंस्टन चर्चिल का था तथा जूलियन के बारे में बिल्कुल सही था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो काम हमारे सामने है वह हमारी शक्ति से परे नहीं है तथा इसको पूरा करने के लिए जो कष्ट सहना पड़ेगा और जो परिश्रम करना पड़ेगा वह भी हमारी सहनशक्ति से अधिक नहीं है। जब तक हमें अपनी प्रयोजन और जीतने की अजेय इच्छा शक्ति पर विश्वास है, सफलता हमसे दूर नहीं रह सकती। जूलियन ने इसी का अनुकरण किया। वह कठोर परिश्रमी व्यक्ति था और सफलता प्राप्त करने के लिए, जिसे वह अपनी नियति समझता था, दिन में 18 घंटे कार्य करना पसंद करता था। मैंने लोगों के मुंह सुना था कि उसके पितामह सुप्रसिद्ध सभासद रहे थे और उसके पिता फेडरल कोर्ट के अत्यंत सम्मानित न्यायाधीश के पद पर रहे थे। यह स्पष्ट था कि वह धनी परिवार से था। उससे उसके परिवार को बड़ी आशाएं थी। एक बात तो मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसने अपना जीवन स्वयं बनाया था। वह अपने जीवन के काम करने का आदी था और उसे दिखावा भी पसंद था। न्यायालय में जूलियन की आक्रामक नाटकीय कथन सुर्खियों में रहा करते थे। धनवान प्रतिष्ठित लोगों को जब कभी कुशल कानूनी विशेषज्ञ की तीखी बहस की आवश्यकता होती थी तब वे जूलियन के पास ही आते थे। उसकी बाहरी गतिविधियां भी विख्यात थी। नगर के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां में युवा सेक्सी मॉडलों के साथ देर रात में जाना अथवा दलालों के उदंड दल के साथ मन बहलाव के लिए अत्यधिक शराब पीना उनसे संबंधित किंवदंतियों के आधार थे। मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चला कि उसने उस सनसनीखेज मर्डर केस में
साथ काम करने के लिए जिस पर उसको गर्मी में बहस करनी थी, मुझे ही क्यों चुना? यद्यपि मैंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया था, जहाँ से उसने भी किया था, फिर भी मैं न तो फर्म का सबसे बुद्धिमान इंटर्न था और न ही मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ था। मेरे पिता ने नौसेना से काम छोड़कर सारी उम्र एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी। मेरी माँ साधारण तरीके से बॉक्स में पली बढ़ी थी। फिर भी जूलियन ने उन सब में से जो चुपचाप उसके साथ सहायक के रूप में काम करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसे उस केस में अपने सहयोगी के रूप में चुना, जो मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने कहा था कि उसे मेरी ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा पसंद थी। निसंदेह हम जीत गए और वह प्रशासनिक अधिकारी जिस पर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या का अभियोग था, मुक्त हो गया। उस ग्रीष्म ऋतु में मुझे काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली। यह एक सबक से कहीं अधिक था कि जहाँ किसी संदेह का अस्तित्व न हो, वहाँ तर्क संगत संदेह कैसे उत्पन्न किया जाए। जूलियन के जैसा पारंगत वकील ही ऐसा कर सकता था। यह जीतने के मनोविज्ञान का एक पाठ था तथा अपने गुरु को बहस करते हुए देखने का एक दुर्लभ अवसर। मैंने स्पंज की तरह इसको आत्मसात कर लिया। जूलियन के आमंत्रण फर्म में एसोसिएट के रूप में रहा और शीघ्र ही हम दोनों में गहरी मित्रता हो गई। इस बात को स्वीकार करूंगा कि उसके साथ वकालत करना आसान नहीं था। जूनियर के रूप में उसके साथ काम करने से निराशा का अनुभव होता था। अक्सर देर रात तक साथ काम करने वालों पर चीखना चिल्लाना, वास्तव में यही उसका तरीका था। यह व्यक्तित्व कभी भी गलत नहीं हो सकता। फिर भी उसके बदमिजाज मुखौटे के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो अस्पष्टतया लोगों का ध्यान रखता था। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद वह हमेशा जेनी के बारे में अवश्य पूछता था। जेनी के साथ मेरा विवाह कानून की पढ़ाई करने से पहले ही हो गया था और मैं उसको आज भी मेरी दुल्हन कहकर पुकारता हूँ। दूसरे समर इंटर्न से यह जानकर कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जूलियन ने मेरे लिए अच्छी राशि के वजीफे की व्यवस्था कर दी। यह सत्य है कि वह अपने मित्रों के साथ कठोरता से पेश आता था। यह भी सत्य है कि उसके उछल तरीके से समय बिताना पसंद था, लेकिन वह उनकी अपेक्षा कभी नहीं करता था। असली समस्या थी कि जूलियन को अत्यधिक काम करने का बहुत सवार रहता था। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक जब वह दिन भर काम करता था, तब उसका कहना था कि वह इतनी मेहनत फर्म की भलाई के लिए कर रहा था और अगली शरद ऋतु में 1 महीने की छुट्टी मनाने वह सेमंस जाएगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उसकी ख्याति बढ़ती गई और उस पर काम का भार बढ़ता ही गया। जूलियन को अच्छे अच्छे और बड़े बड़े केस मिलते गए। उसने हर चुनौती का सफलता से सामना किया और उसकी मेहनत बढ़ती ही गई। शांति के दुर्लभ क्षणों में उसने यह रहस्योद्घाटन किया कि वह कुछ घंटे ही सो पाता था। उसकी आंख इस अपराध बोध के साथ खुल जाती थी कि वह फाइल पर काम नहीं कर रहा है। यह बात मुझे शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि उसे अत्यधिक सम्मान, प्रसिद्धि तथा धन प्राप्त करने की भूख खाए जा रही थी। आशा के अनुसार जूलियन अत्यंत सफल रहा। उसने हर वह चीज़ प्राप्त कर ली जिसकी अधिकांश लोग कामना करते हैं। वकालत के व्यवसाय में बड़ी ख्याति के साथ 7 अंकों यानी लाखों में आमदनी मानी हुई हस्तियों के पड़ोस में शानदार बंगला, व्यक्तिगत जेट विमान, उष्णकटिबंधीय द्वीप पर गर्मियों के लिए घर और उसकी बहुमूल्य संपत्ति, लाल चमकदार फरारी कार जो सड़कों पर बीचों बीच पार्क की गई थी। फिर भी मैं जानता था कि सब कुछ इतना सहज नहीं था जितना ऊपर से दिखाई देता था। मुझे आने वाले खतरे के चिन्ह दिखाई देते थे, इसलिए नहीं कि फर्म में दूसरे साथियों से मैं परिचित था, बल्कि इसलिए कि जूलियन के साथ मेरा समय सबसे अधिक व्यतीत होता था। हम हमेशा साथ काम करते थे, काम कभी कम नहीं होता था। हमेशा ही एक दूसरा महत्वपूर्ण मुकदमा लाइन पर होता था जो पिछले मुकदमे से कहीं बड़ा होता था। कितनी भी तैयारी कर लो, जूलियन के लिए पर्याप्त नहीं थी। न्यायाधीश ने यह प्रश्न पूछ लिया कि वह प्रश्न पूछ लिया तब क्या होगा।
ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। यदि हमारी छानबीन सही न हुई तब क्या होगा? यदि भीड़ भरे कोर्ट रूम में वह हक्का बक्का रह गया, जैसे कि हेडलाइट्स की तेजी रोशनी पड़ने पर हिरन रह जाता है, तब क्या होगा? इसलिए और अधिक मेहनत करते थे और उसकी छोटी सी मेहनत कश दुनिया में मेरा भी तेल निचुड़ जाता था। हम घड़ी के दो गुलाम थे जो उस स्टील और कांच की बिल्डिंग की 64वीं मंजिल पर मेहनत करते थे, जबकि अधिकांश व्यक्ति उस समय अपने परिवार के साथ अपने घर पर होते थे। हम यह सोचते थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है। सफलता की मृग मरीचिका का भ्रामक पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ था। जितना अधिक समय मैं जूलियन के साथ व्यतीत करता था, उतना ही अधिक मैं देख सकता था कि वह अपने आप को रसातल में ले जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने आप को समाप्त करना चाहता है। किसी भी चीज़ से उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। अंततः उसका विवाह असफल हो गया। उसने अपने पिता के साथ बातचीत बंद कर दी। यद्यपि उसके पास वह सब कुछ था जिसकी किसी को कामना होती, लेकिन जो कुछ वह तलाश रहा था, पता नहीं वह क्या था। वह अभी उसको नहीं मिला था। ऐसा भावनात्मक स्तर पर, भौतिक स्तर पर तथा आध्यात्मिक स्तर पर स्पष्ट दिखाई देता था। 53 वर्ष की आयु में जूलियन ऐसा लगता था मानो 70 के दशक के अंतिम वर्षों में हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मानो आम जीवन के प्रति जो उसकी दृष्टिकोण था, किसी में कैद मत करो, उसके लिए ये झुर्रियाँ नजराना थी। लेकिन विशेष तौर से ये उसकी असंतुलित जीवन शैली का परिणाम थी। खर्चीले फ्रेंच रेस्तरां में देर रात के भोजन, क्यूबा के मोटे मोटे सिगार पीना तथा फ्रेंच ब्रांडी कॉग्निक के पैक पर पैक पीने से उसका वजन बहुत बढ़ गया था। वह निरंतर शिकायत कर रहा था कि वह बीमार है और वह बीमारी व थकान से तंग आ चुका है। उसका विनोदी स्वभाव कहीं खो गया था। अब वह कभी हंसता भी नहीं था। जूलियन का स्वभाव कभी उत्साही हुआ करता था, उसका स्थान अब एक घातक उदासी ने ले लिया था। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि उसके जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो चुका था। शायद सबसे अधिक दुखद बात यह है कि उसका ध्यान कचहरी में भी अपने केंद्र बिंदु पर नहीं रहता था, जहाँ वह कभी कोर्ट रूम में उपस्थित लोगों को अपनी धारा प्रवाह और ठोस बहस से चकित कर देता था। अब वह घंटों उबाऊ और नीरस भाषा का प्रयोग करता था। ऐसे अस्पष्ट वादों से संबंधित बेसिर पैर की हाँकने लगता, जिसका कोर्ट में प्रस्तुत उस वाद से बहुत थोड़ा या बिल्कुल भी संबंध नहीं होता था। पहले विरोधी वकील की आपत्तियों पर उसकी प्रतिक्रिया शालीन होती थी, लेकिन अब वह कटु व्यंग बाणों का प्रयोग करता था, जिसे न्यायाधीशों को भी धैर्य रखना कठिन हो जाता था। पहले जो लोग जूलियन को प्रतिभाशाली विधिवेता समझते थे, अब उनका मानना था कि उसके जीवन की लालसा ही समाप्त होने लगी थी। अनियंत्रित जीवन शैली ही उसे मृत्यु के निकट नहीं ले जा रही थी। मैं समझता हूँ कि आंतरिक स्तर पर भी यही बात थी। यह अध्यात्म संबंधित मामला था। तकरीबन हर रोज वह मुझसे कहा करता था कि जो कुछ वह कर रहा था उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी और खालीपन अनुभव होता था। जूलियन ने बताया था जब वह युवा वकील था, उसको कानून में वास्तव में प्यार था, यद्यपि उसको इस पेशे में उसके परिवार ने सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जबरन ही ढकेला था। कानून के दाव पेच और बौद्धिक चुनौतियां उनको मंत्रमुग्ध तथा शक्ति में से भरपूर रखती थी। कानून के सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाने की शक्ति ने उसको प्रेरणा दी और सक्रिय बनाया। उन दिनों वह कनेक्टिकट के किसी धनवान सुकुमार से कुछ अधिक ही था। वास्तव में वह अपने आप को भलाई करने की प्रेरक शक्ति के रूप में, एक सामाजिक सुधार के साधन के रूप में देखता था, जो दूसरे की सहायता करने के लिए अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग कर सकता था। इस दिवास्वप्न में ने उसके जीवन को एक अर्थ दिया। इसने उसके जीवन को एक उद्देश्य दिया तथा आशान्वित किया। आजीविका के लिए उसने जो कुछ किया, उसके अतिरिक्त भी जूलियन के विनाश के कारण मेरे फॉर्म ज्वाइन करने से पहले ही कोई बड़ी दुखद घटना जूलियन के साथ घटी थी। सीनियर पार्टनर्स के अनुसार वास्तव में कोई अकथनीय घटना उसके साथ घट गई थी, लेकिन किसी ने इस बाबत मुझे नहीं बताया। यहाँ की वृद्ध बदनाम मुहफट मैनेजिंग पार्टनर हार्डिंग, जो अपना समय अपने विशाल ऑफिस में व्यतीत करने की अपेक्षा
रिटर्स कार्ल्टन के बार में अधिक खर्च करता था, ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसका कहना था कि उसने घटना के बारे में मुंह बंद रखने की कसम खाई थी। यह अंधकारपूर्ण रहस्य कुछ भी रहा हो, मुझे संदेह था कि इसका जूलियन की अवनति से कुछ संबंध अवश्य था। निश्चय ही मुझे उत्सुकता थी, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं उसकी सहायता करना चाहता था। वह मेरा मार्गदर्शक ही नहीं, सबसे अच्छा मित्र भी था। और अब यह घटना हो गई। इस जबरदस्त घातक दिल के दौरे ने मेधावी जूलियन मेंटले को धरती पर पटक दिया और उसे मरणशील बना दिया। सोमवार को प्रातःकाल उसी 7 नंबर के कोर्ट रूम के मध्य तक यह घटना घटी, जहां हमने मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स केस जीता था। फर्म के सभी सदस्यों की यह आपातकालीन मीटिंग थी। जैसे ही हम मुख्य सभा कक्ष में एकत्रित हुए, मुझे अनुमान हो गया कि समस्या गंभीर थी। सबसे पहले वृद्ध हार्डिंग ने एकत्रित लोगों को संबोधित किया। मुझे दुख है कि मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। कल न्यायालय में अटलांटिक केस पर बहस करते हुए समय जूलियन मेंटले को दिल का दौरा पड़ा। वह इस समय गहन चिकित्सा कक्ष में है। उसके डॉक्टरों ने मुझे सूचना दी है कि उसकी स्थिति अब स्थिर हो गई है और वह ठीक हो जाएंगे। मालूम नहीं क्यों जूलियन ने एक निर्णय लिया है। मेरे विचार से आप सभी को उससे अवगत होना चाहिए। उन्होंने हमारी फर्म छोड़ने का तथा वकालत के पेशे को त्यागने का फैसला किया है। अब वह फर्म में वापस नहीं आएंगे। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे मालूम था कि वह मुसीबत में था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ ही रहे थे, मुझे लगा कि उसने इतना शिष्टाचार तो होना ही चाहिए था कि वह स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी जानकारी देता। अस्पताल में वह मुझसे मिला तक नहीं। जब भी मैं वहां गया, उसके आदेशानुसार नर्सों ने यही कहा कि वह सो रहा है, उसकी नींद में खलल नहीं डाला जा सकता। उसने मुझसे टेलीफोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया। हो सकता है मुझसे मिलकर उसे अपने उसी जीवन की याद आती जिसको वह भूलना चाहता था। कौन जानता है। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, इस सब से मुझे दुख हुआ। यह घटना 3 वर्ष पूर्व की है। अंत में मैंने सुना कि जूलियन किसी प्रकार की अभियान यात्रा पर भारतवर्ष चला गया था। उसने अपने किसी पार्टनर से कहा था कि वह सादा जीवन जीना चाहता था तथा वह अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी पाना चाहता था। उसे आशा थी कि वे उसको उसी रहस्यमय देश की धरती पर प्राप्त होंगे। उसने अपना मकान, अपना जहाज, अपना व्यक्तिगत टापू भी बेच दिया था। उसने अपनी फरारी भी बेच दी थी। जूनियल मेंटली एक भारतीय योगी के रूप में था। मैंने सोचा, प्रभु के नियम बड़े ही रहस्यमय तरीके से कार्य करते हैं। उन 3 वर्षों के गुजरने के साथ साथ मैं एक अति व्यस्त युवा वकील से एक थका हुआ, कुछ चिड़चिड़ा पौध वकील बन गया। मेरी पत्नी जेनी और मेरा एक परिवार था। अब मैं भी जीवन का अर्थ खोजने लगा। शायद परिवार में बच्चे होने चाहिए थे। बच्चे भी हो गए। उन्होंने बुनियादी रूप से जिस दृष्टिकोण से मैं दुनिया को देखता था और जो उसमें मेरी भूमिका थी, उस सब को परिवर्तित कर दिया। मेरे पिता ने बिल्कुल सही कहा था, जॉन, अपनी मृत्यु शैया पर तुम अपना समय ऑफिस में व्यतीत करना नहीं चाहोगे। अतः मैंने थोड़ा और अधिक समय घर पर बिताना शुरू कर दिया। मैं अच्छे से रह रहा था। मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन कर लिया। अपने पार्टनर्स और वकीलों को प्रसन्न रखने के लिए मैं शनिवार को गोल्फ खेलता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने शांत क्षणों में मैं अक्सर जूलियन के बारे में सोचा करता था और मुझे आश्चर्य होता था कि जब से हम अचानक अलग हुए थे, जूलियन पर क्या बीता होगा। शायद वह भारत में बस गया था। भारत ही एक विविधतापूर्ण स्थान था जहां उसके जैसी अशांत आत्मा का व्यक्ति अपना घर बसा सकता था। यह भी हो सकता है कि वह नेपाल की पैदल यात्रा कर रहा हो, स्कूबा सेपेंस में गोते लगा रहा था। एक बात तो निश्चित थी कि वह विधि व्यवसाय में वापस नहीं आया था। जब से उसने वकालत से संन्यास लिया था, उसने किसी को एक पोस्ट कार्ड तक नहीं डाला था। लगभग 2 माह पूर्व दरवाजे पर एक दस्तक ने मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। उस थकाऊ दिन मैं अपनी अंतिम मुवक्किल से मिलकर अभी अभी निपटा था कि मेरी बुद्धिमान कानूनी सहायक जेने वीव ने मेरे छोटे सुरुचिपूर्ण सुसज्जित ऑफिस में आकर कहा, जॉन आपसे मिलने को आया है। वह कह रहा है कि मिलना अत्यंत आवश्यक है।
और जब तक वह आपसे बात नहीं करेगा, वह यहाँ से नहीं जाएगा। मैंने अधीरता से उत्तर दिया, जेनेविव, मैं हैमिल्टन के ब्रीफ तैयार करने से पहले कुछ खाने बाहर जा रहा हूँ। अभी मेरे पास किसी से भी मिलने के लिए समय नहीं है। उससे कहो कि वह दूसरे लोगों की तरह मिलने का समय ले ले, और फिर भी यदि वह तुम्हें परेशान करता है तो सुरक्षाकर्मी को बुला लो। लेकिन उसका कहना है कि उसका आपसे मिलना वास्तव में आवश्यक है। वह कोई भी उत्तर सुनने को तैयार नहीं है। एक क्षण के लिए मैं स्वयं ही सुरक्षाकर्मियों को बुलाने के लिए तत्पर हुआ, लेकिन यह सोचकर कि कहीं वह वास्तव में किसी संकट में न हो, मैंने थोड़ी सहज मुद्रा में कहा, अच्छा, उसे अंदर भेज दो। मैं संभवतः किसी तरह इसका व्यवसाय में कुछ उपयोग कर सकूं। मेरे ऑफिस का दरवाज़ा धीरे से खुला, फिर यह पूरा खुल गया। लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। वह एक लंबे, इखरे, सुगठित शरीर का स्वामी था। वह जीवन शक्ति और ओज से दैदीप्यमान हो रहा था। उसने मुझे उन परिपक्व किशोरों की याद दिलाई जिनके साथ मैं लॉ स्कूल जाता था, जो सर्वगुण संपन्न परिवारों से थे, जिनके मकान सर्वोच्च कोटि के थे, कारें सर्वोत्तम थी तथा जिनकी त्वचा त्रुटिहीन थी। लेकिन मेरे इस आगंतुक में युवा सौंदर्य के अलावा भी बहुत कुछ था। भेदती हुई नीली आंखें जो मेरे अंतःकरण को भेद रही थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहली बार सेब बनाने के लिए चिंतित किशोर के चिकने चेहरे के लचीले बालों को तेज उस तरह भेदता है। एक दूसरा तेज दबंग वकील जो मेरा काम प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। मैंने मन में सोचा, अच्छी परेशानी है। वह वहाँ खड़ा हुआ मेरी तरफ क्यों देख रहा है? कहीं यह उस महिला का पति तो नहीं है जिसकी ओर से मैंने पिछले सप्ताह तलाक के केस में बहस की थी और जीत गया था? अगर यह वही है तो फिर सुरक्षा गार्ड को बुलाने का विचार मुक्तापूर्ण नहीं था। वह नवयुवक मेरी तरफ देखता रहा, ठीक उसी प्रकार मुस्कुराते हुए जैसे भगवान बुद्ध अपने किसी प्रिय शिष्य की ओर देख रहे हो। काफी देर असहजता से चुप रहने के बाद वह आश्चर्यजनक ढंग से डांटने वाले स्वर में बोला, जॉन, क्या तुम अपने आगंतुकों के साथ यही व्यवहार करते हो? उन लोगों के साथ भी जिन्होंने तुम्हें न्यायालय में सफलता प्राप्त करने के बारे में सब कुछ सिखाया? मुझे अपने व्यावसायिक गुर अपने पास ही रखने चाहिए थे। उन्होंने अपने होठों को बुरी तरह तिरस्कार से मोड़ते हुए कहा। मेरे पेट में अजीब अनुभूति हुई। मैंने तुरंत उस कर्कश मधुर आवाज को पहचान लिया। मेरा दिल उछलने लगा। जूलियन, क्या यह तुम हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या सचमुच तुम हो? आगंतुक के अट्टहास ने मेरे संदेह को सही साबित कर दिया। जो युवा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि खोया हुआ भारतीय योगी जूलियन मेंटली ही था। मैं उसके अविश्वसनीय रूपांतरण से चकित रह गया। मेरे पुराने साथी की भूतों जैसी रंगत, बीमारों जैसी खांसी और जीवन ज्योति से विहीन नेत्र न जाने कहाँ गायब हो गए थे। उसकी प्रौढ़ आकृति तथा विकृत भाव अभिव्यक्ति जो उसकी व्यक्तिगत पहचान बन गए थे, न जाने कहाँ गायब हो गए थे। इसके स्थान पर जो व्यक्ति मेरे सम्मुख खड़ा था वह संपूर्णतया स्वस्थ था और उसका झुर्री विहीन चेहरा स्वास्थ्य की लालिमा से दमक रहा था। उसकी आंखें चमकदार थी, मानो उसकी असाधारण शक्ति का रोशनदान हो। शायद इन सबसे अधिक चकित करने वाली चीज़ थी जूलियन का गांभीर्य। मैं वहाँ टकटकी लगाकर उसे देखता रहा। मुझे पूर्ण शांति की अनुभूति हुई। अब वह एक बड़ी लॉ फर्म के चिंतित सीनियर टाइप ए वकील नहीं रह गया था। उसकी बजाय जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था वह बदला हुआ यौवन तथा शक्ति से परिपूर्ण